बाबा बाबा ब्लैक शिप तक सीमित है राहुल की जानकारी। नरोत्तम मिश्रा का हमला राहुल के अन्नदाता अन्नदाता नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। विश्व मृदा दिवस पर अन्नदाता की विशेष प्रस्तुति। अधिक लाभ के लिए समय पर करें फूलगोभी में रोगों की रोकथाम। आज विश्व मृदा दिवस है। इसको मनाने का उद्देश्य दुनिया भर के लोगों में मिट्टी की उपयोगिता और उसके महत्व को लेकर जागरूक करना है। किसान उत्पादन बढ़ाने की चाह में अंधाधुंध रासायनिक खादों का उपयोग कर रहे हैं। इससे लगातार मिट्टी की गुणवत्ता खराब हो रही है। ऐसे में खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा बढ़ती जनसंख्या के कारण मिट्टी के कटाव को कम करने, मृदा स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाने की घोषणा की और हर साल अलग अलग थीम के साथ विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। और इस साल की थीम है सॉइल्स वेयर फूड बिगिंस, यानी मिट्टी जहां से भोजन शुरू होता है। इसी मौके पर हम आपके लिए लाए हैं अन्नदाता कार्यक्रम का ये खास अंश। मिट्टी पृथ्वी पर एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है जो प्रत्यक्ष रूप से वनस्पतियों, मानव जाति और पशुओं को सहायता करती है। एक बहुत ही प्रचलित गीत है, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। ये गीत हमारे किसानों की मेहनत, उनके धैर्य को गौरवान्वित करता है। लेकिन क्या आज इस धरती यानी मिट्टी की सेहत पर ध्यान दिया जा रहा है? तमाम सरकारी सुविधाओं के बावजूद भी आज जिस तरह से मिट्टी में आंख बंद करके रसायनों का इस्तेमाल हो रहा है, बहुत ही भयावह है। ऐसी मिट्टी से मिलने वाला उत्पादन भी जहरीला होता है। यूं तो मिट्टी को प्रदूषित करने के कई और कारक हैं जिससे मिट्टी खराब हो रही है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ के लगभग 70% लोग कृषि से जुड़े हुए हैं। अगर किसी कारण देश की कृषि पर कोई समस्या आती है तो किसानों के साथ साथ देश की आर्थिक व्यवस्था डगमगा जाती है। इसलिए किसानों को कृषि से जुड़े सभी पहलुओं पर सही समझ होना जरूरी है। आज किसानों को रसायन मुक्त खेती की ओर बढ़ने की सलाह दी जा रही है, क्योंकि रसायनों का असर मानव स्वास्थ्य के साथ साथ मिट्टी पर भी पड़ता है।
इसके अलावा कई क्षेत्रों में सही प्रबंधन नहीं होने से मिट्टी ऊसर बन रही है, जो भविष्य के लिए खतरा है। इसी को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2002 में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सॉइल साइंसेज यानी IUSS द्वारा मृदा के महत्व के बारे में बताने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस की सिफारिश की गई थी। दिसंबर 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 दिसंबर 2014 को पहला आधिकारिक विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की, जिसे अनवरत मनाया जा रहा है, जिससे किसानों में जागरूकता भी आई है। आज का दिन फिर किसानों तक जरूरी संदेश पहुंचाने का है। विश्व मृदा जागरूकता दिवस। विश्व मृदा दिवस पर हर साल एक थीम के साथ किसानों तक संदेश पहुंचाया जाता है और 2022 की थीम है सॉइल वेयर फूड बिगिंस, यानी मिट्टी जहां से भोजन की शुरुआत होती है। मिट्टी जो कि अनमोल है, आज इसका क्षरण बड़ी तेजी से हो रहा है। आपको बता दें कि फसलों के उत्पादन के लिए पृथ्वी के ऊपरी 15 सेंटीमीटर सतह ही जरूरी है, जो कि रसायनों के प्रयोग से खराब हो जाती है। वहीं सिंचाई की परंपरागत विधियों के चलते खेत की मिट्टी का क्षरण हो रहा है, कहीं जल जमाव से तो कहीं हवा से। मिट्टी का कटाव पहले की अपेक्षा तेजी से बढ़ता जा रहा है। हम आपको ये भी बता दें कि मिट्टी की 1 इंच ऊपरी सतह बनने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। मिट्टी एक ऐसी धरोहर है जिससे हमें लगातार उत्पादन लेते रहना है। ऐसे में हमारा कर्तव्य बनता है कि इसकी रक्षा करें। खेती-बाड़ी के क्षेत्र में देखा जाए तो आज जिस तरह से उत्पादन बढ़ाने की चाहत में किसान रासायनिक तत्वों का प्रयोग करते हैं, ऐसे में वातावरण सहित मिट्टी और मानव पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। आज जरूरत है कुदरत के साथ मिलकर जैविक खेती करने की, जिसे आसानी से किया जा सकता है और पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए अच्छा लाभ भी कमाया जा सकता है। इसके तहत अब हमें रसायनों का कम प्रयोग करते हुए जैविक खेती को बढ़ावा देना होगा, जिसमें गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, जीवामृत जैसे उत्पादों का प्रयोग फसलों में बढ़ाना होगा। सिंचाई की परंपरागत विधियों को छोड़कर उन्नत सिंचाई पद्धति जैसे ड्रिप और फव्वारा तकनीक से सिंचाई करनी होगी और वर्षा जल संग्रहण तकनीकियों के साथ साथ मिट्टी और जल अपक्षरण के रोकने उपायों जैसे मेड़बंदी, चेक डैम, कंटूर फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग, ढाल की विपरीत दिशा में जुताई, हरी खाद और दलहनी फसलों को बढ़ावा देना होगा। कृषि के साथ कृषि वानिकी, फल उद्यानिकी, औषधीय फसलों की खेती के रकबे को बढ़ावा देना होगा। ऐसी भूमि जहां फसलों की उत्पादकता कम हो, वहां चारा वाली फसलें वानिकी वृक्षों को लगाना होगा। फसलों के बीच पलवार बिछाना और फसल अवशेषों को खेत में जलाने से रोकना होगा। साथ ही अवैध खनन और वनों की कटाई पर रोक लगानी होगी। ऐसे ही कदमों को उठाकर ही हम आने वाली पीढ़ियों को स्वस्थ और हरी भरी धरा दे सकेंगे। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। मील का पत्थर है आदिवासी आरक्षण संशोधन बिल। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान, सोमवार को संशोधन विधेयक पर राज्यपाल की लगेगी मुहर। भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए कल मतदान, अब कैंपेन डोर टू डोर, 8 दिसंबर को आएंगे नतीजे। तनु कुर्रे हत्याकांड में परिवार ने लगाए पैसों के लिए हत्या के आरोप, कातिलों को सख्त सजा देने की मांग की। सुकमा में 6 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण, पुनः नरकोम से प्रेरित होकर मरेगोड़ा थाने में किया सरेंडर, पुनर्वास नीति का मिलेगा लाभ। छत्तीसगढ़ के स्क्रैप कारोबारी से ठगी के आरोपी को पुलिस ने बिहार के पटना से किया गिरफ्तार। राजीव रंजन पर ब्रेक के बाद एक बार सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर।
प्रदेश के किसान फूल गोभी की खेती करते हैं, जिसकी अभी रोपाई हो चुकी है और कहीं कहीं स्थानों पर अभी मध्यम फूल गोभी की रोपाई चल रही है। आमतौर पर इस मौसम में फसल पर शुरू से ही रोगों का प्रकोप होने लगता है, जिसका सीधा प्रभाव पैदावार पर पड़ता है। इसलिए समय रहते इसकी पहचान कर रोकथाम करना बेहद जरूरी होता है। तो फूल गोभी की फसल में कैसे करें रोगों की रोकथाम, इसकी जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर AM अंसारी। आज मैं चर्चा कर रहा हूं कि जो फूलगोभी की खेती आप करते हैं उसमें किन किन तरह की रोग व्याधि की समस्याएं से आपको जूझना पड़ता है। किसान भाइयों, फूलगोभी एक ऐसी फसल है जो आजकल लगभग सालों भर इसका उत्पादन लिया जाने लगा है। किसी ज़माने में 100 साल पहले बात करें तो सिर्फ ये दिसंबर जनवरी में फूलगोभी बाज़ार में उपलब्ध हो पाता था, लेकिन धीरे धीरे वैज्ञानिक अनुसंधान के प्रयास से आप देख रहे हैं कि अब गर्मी में भी, बरसात में भी, जाड़े में तो खैर होता ही है, सालों भर फूलगोभी बाज़ार में उपलब्ध होता है। लेकिन इसमें समस्याएं बहुत आती हैं। जैसे जैसे ही नर्सरी लगाएंगे हमारे किसान भाई, इसमें डैम्पिंग ऑफ नाम का रोग लग जाता है। इसमें उसके बिचड़े ही गलने लग जाते हैं, कभी अंकुरित होकर ज़मीन से बाहर आने से पहले ही गल जाते हैं कुछ, तो कुछ क्या होते हैं निकलने के बाद गलते हैं। आर्द्र पतन गोभी वर्गीय फसलों में ये बीमारी राइजोक्टोनिया सोलानी नामक कवक से फैलती है और पौधशाला में अधिक गंभीर रूप से आती है। प्रभावित नए अंकुर जमीन के पास तना लाल भूरे रंग का दिखाई देता है। प्रभावित अंकुर अंत में सूख जाता है। जब पौध घनी और अत्यधिक मात्रा में उगती है तब ये बीमारी अधिक तीव्रता से फैलती है। तो इन समस्याओं से बचने के लिए किसान भाइयों, सबसे पहले आपको बीज को उपचारित करके लगाना होगा। कोई भी फफूंदनाशक आप ले लें, चाहे ओमेनकोजेब ले, कैप्टान ले, थीरम ले, और नहीं तो कार्बेंडाजिम जो बेविस्टिन नाम से उपलब्ध है उसका 1 ग्राम आप प्रति केजी बीज के हिसाब से लेना है। उसको उपचारित करके आप उसकी बुआई कर दें, आपका ये डैम्पिंग रोग से सुरक्षित रहेगा। दूसरी बात, एक चीज़ और मैं उपाय बताऊं कि अगर आप नर्सरी में जब इसका बिचड़ा लगा रहे हैं बेड पर, तो बुआई करने के बाद जो पहली सिंचाई आप करें किसान भाइयों, आप उसमें 1 ग्राम बेविस्टिन नाम की दवा को प्रति लीटर 1 ग्राम के हिसाब से घोल दें और उसके बाद पहली सिंचाई आप इसी पानी से करें, माने उस सॉल्यूशन से करें जो 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से बेविस्टिन घोले हुए हैं। उससे अगर आप इसको उपचारित मिट्टी को कर देते हैं, माने पहली सिंचाई जो बुआई करने के बाद, तो आप समझ लें कि अब आप डैम्पिंग रोग से आप इससे सुरक्षित हो गए। काला सड़न रोग इस बीमारी के लक्षण सर्वप्रथम पत्तियों के किनारों पर वी आकार में हरी माहीन एवं पानी में भीगे जैसे दिखाई देते हैं तथा पत्तियों की शिराएं काली दिखाई देती हैं। उग्र अवस्था में ये रोग गोभी के अन्य भागों पर भी दिखाई देता है, जिससे फूल के डंठल अंदर से काले होकर सड़ने लगते हैं। इसके प्रभावी नियंत्रण के लिए बीजों को बुआई से पूर्व बाविस्टिन 1 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के घोल में 2 घंटे उपचारित कर छाया में सुखाकर बुआई करें। पौधरोपण से पूर्व पौधों की जड़ों को सेटेप्टोसाइक्लिन और बाविस्टिन के घोल में 1 घंटे तक डुबाकर रखें, फिर खेत में लगाएं तथा फसल में रोग के लक्षण दिखने पर डाइथेन M45 दवा 2 ग्राम और बाविस्टिन 1 ग्राम दवा को प्रति लीटर पानी में मिलाकर 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। तो ये आप उपाय कर सकते हैं। इसके बाद के दिनों में भी जब इसमें लीफ स्पॉट, अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट जैसे रोग आ जाते हैं, कभी कभी व्हाइट रस्ट आ जाता है, और भी क्लब रॉड जैसा रोग आता है, बहुत तरह की रोगें आती है। तो अगर इस तरह के रोग आते हैं तो आप कृषि वैज्ञानिक से, जो आपके कृषि विज्ञान केंद्र हो या अन्य कृषि विभाग से जुड़े हुए कोई संस्था हो, कोई NGO हो या राज्य सरकार का डिपार्टमेंट हो, वहाँ हमारे पौधा संरक्षण के पदाधिकारी मौजूद होते हैं, उनसे संपर्क करके आप उसका उपचार कर सकते हैं। अगर आपको कोई ना मिले तो आप इस चीज को जरूर ध्यान दें कि रोग रोधी किस्म आप लगाएं। बाजार में जब भी आप खरीदने जाएं तो आप उन्नत हाइब्रिड प्रभेद आते हैं इसके रोग रोधी किस्म, उसको आप चयन करें तो आपको बहुत इससे मिलेगा। दूसरी बात, अगर आपका लेट फसल आ रहा है, जैसे फरवरी मार्च में निकलने वाला फसल है, तो उस समय आपको पाउडरी मिल्ड्यू और व्हाइट रस्ट की समस्या आती है, तो उस समय आपको सल्फेक्स नाम की एक दवा बाजार में उपलब्ध है। यह सल्फेक्स 80% सल्फर होता है,
इसका 2 से 3 ग्राम पाउडर आता है। 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर घोल बना के अगर आप इसका छिड़काव कर देते हैं तो आप इससे सुरक्षित रहेंगे, आपका फसल बचा रहेगा। ये तो प्रमुख रोग हुए किसान भाइयों। और जहां तक सवाल है कि अब इसके अलावे कुछ रोग नहीं हैं कि पोषक तत्व की कमी के कारण होने वाले विकार हैं, ये उससे भी बहुत समस्या आती है। जैसे फूलगोभी में आप देखते होंगे भूरा भूरा रंग हो जाता है ऊपर से, अगर जब आप इससे बीच में काटेंगे तो अंदर भूरा रंग होते हुए काला होने लगेगा और फिर बीच में स्टेम जो रहेगा उसका वो खोखला हो जाएगा, उसको हम लोग होलो स्टेम कहते हैं। ये बोरन की कमी के वजह से, बोरन एक पोषक तत्व होता है, वैसे तो ये सूक्ष्म तत्व है लेकिन इसके वजह से ये रोग होता है। तो फौरन आपको बोरेक्स नाम की एक दवा आती है, इस बोरेक्स का आप 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर घोल बना के इसको अपने खेतों में छिड़काव करें, तभी आपका फसल बच पाएगा। तो किसान भाइयों, ये थोड़ी सी जानकारी है जो आपके संज्ञान में मैं देना चाहता था। और साथ ही साथ जो हमारे किसान भाई सफलतापूर्वक कर रहे हैं, ये इन सब बातों का ध्यान रखते हैं। फूलगोभी की खेती जो करते हैं इन सब बातों का बखूबी ध्यान रखते हैं, तभी वो सफलतापूर्वक इसकी खेती कर रहे हैं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। मील का पत्थर है आदिवासी आरक्षण संशोधन बिल। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान। सोमवार को संशोधन विधेयक पर राज्यपाल की लगेगी मुहर। भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए कल मतदान। अब कैंपेन डोर टू डोर। 8 दिसंबर को आएंगे नतीजे। तनु कुर्रे हत्याकांड में परिवार ने लगाए पैसों के लिए हत्या के आरोप। कातिलों को सख्त सजा देने की मांग की। सुकमा में 6 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। पुनः नरकोम से प्रेरित होकर मरेगोड़ा थाने में किया सरेंडर। पुनर्वास नीति का मिलेगा लाभ। छत्तीसगढ़ के स्क्रैप कारोबारी से ठगी के आरोपी को ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। मधुमक्खी पालन व्यवसाय से कई लोग अच्छी कमाई कर रहे हैं। अभी भी इसमें काफी संभावनाएं हैं। ध्यान होगा, मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर पैकेज में भी वित्त मंत्री ने 500 करोड़ की योजना का ऐलान किया था। लोकल से ग्लोबल की दिशा में ये एक बड़ा कदम है। ये व्यवसाय छोटे स्तर से भी शुरू किया जा सकता है। आप चाहे तो प्रशिक्षण लेकर सिर्फ 10 पेटी की मदद से मधुमक्खी पालन का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो आप कैसे करें इस व्यवसाय की शुरुआत, इसकी जानकारी के लिए मिलते हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश कुमार से। अगर वो प्रारंभ कर रहे हैं अपना कार्य, तब तो उन्हें 5 से 10 बॉक्स लेके कार्य प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि उनको ये धीरे धीरे उस चीज़ का अनुभव होगा कि एक बॉक्स को हमें कम से कम भी 8 दिन में ज़रूर देख लेना है। इस व्यवसाय को शुरू करने का सही समय अक्टूबर है, क्योंकि अक्टूबर से लेकर मई तक फूलों की उपलब्धता भरपूर रहती है और इसी समय इनके शहद का उत्पादन होता है। बाकी समय लगभग 4 से 5 माह मधुमक्खियों को कृत्रिम आहार, चीनी या गुड़ का घोल देकर जिंदा रखना होता है। अगर आप भी इस व्यवसाय को शुरू करना चाहते हैं तो शासन द्वारा मिलने वाले अनुदान का लाभ उठाकर इस व्यवसाय को शुरू करें। जो भारत में पाई जाने वाली मधुमक्खियां हैं, एपिस फ्लोरिया है, एपिस डोरसेटा है और एपिस सिरेना इंडिका है। ये मधुमक्खियां भारतीय मधुमक्खियां हैं, परंतु इनमें माइग्रेटरी नेचर होने के कारण ये एक जगह पे ज़्यादा समय तक रुकती नहीं है। हालांकि कुछ इलाकों में आजकल एपिस सिरेना इंडिका को पालना शुरू कर दिया है और वो काफ़ी सफलता भी मिल रही है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली मधुमक्खी है वो एपिस मेलिफेरा है, जिसे इटालियन मधुमक्खी बोलते हैं या फिर आप यूरोपियन मधुमक्खी भी बोल सकते हैं। ये एक बॉक्स से लगभग 40 किलो तक एक साल में शहद का उत्पादन कर सकती है। मधुमक्खियों का विशेष रूप से ध्यान रखना है, उनको एक रिजर्व फूड लगातार देना है, जिसके लिए हम क्या करेंगे, 500 ग्राम चीनी को 500 ml पानी के अंदर घोल के ठंडा करके
पॉलीथीन में पैक करके उसको बक्से के अंदर रख देंगे, जिससे मधुमक्खी जिसको उस समय कोई फूल ना मिलने के कारण भोजन नहीं मिलेगा, वो उस चीनी के सिरप से अपना भोजन तैयार कर लेगी। देश में और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में शहद की मांग की वजह से मधुमक्खी पालन का व्यवसाय तेजी से बढ़ रहा है। इससे न केवल किसानों को अच्छी आय होती है, बल्कि मधुमक्खियों से होने वाले परागण से फसलों का उत्पादन भी बढ़ता है। मधुमक्खी पालन से शहद, मोम, रॉयल जैसी उत्पादन प्राप्त होते हैं, जो किसानों की अतिरिक्त आमदनी का बेहतर जरिया साबित हो रहे हैं। कृषि से जुड़े लोग या फिर बेरोजगार युवक इस व्यवसाय को आसानी से अपना सकते हैं। शहद के अलावा प्राकृतिक मोम, जिसे बी वैक्स बोलते हैं, बी वैनम, जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा प्रोपेलिस है और बी पोलन के नाम से जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनको मधुमक्खियाँ अपने सैक में इकट्ठा करके बी पोलन का निर्माण करती हैं, जो ज़्यादातर जो हमारे खिलाड़ी और जो हैवी एक्सरसाइज करते हैं उन लोगों के काम आता है। आपको मैं बताऊं, ये जो आइटम्स मैं आपको सामान बता रहा हूं, बी पोलन है, लगभग 20,000 से 50,000 रुपये किलो तक का इसका रेट होता है। बी वैनम है, लगभग 50,000 से 70,000 रुपीज़ पर केजी तक इसका रेट है। किसान भाइयों के लिए सलाह इतनी होगी कि सही प्रकार से प्रशिक्षण लेने के बाद अपना कार्य स्टार्ट करें, अपना कार्य आरंभ करें और जिस तरीके से उनको साइंटिफिक वैज्ञानिक पद्धति बताई जाती है उस पद्धति का पालन करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम छिपरा, जिला दमोह के कृषक महेश यादव ने। ये पशुओं में अफारा की समस्या और उसके समाधान के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो महेश यादव जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। आज मैं आपसे होने वाली एक महत्वपूर्ण समस्या के बारे में चर्चा करूंगा। इसको हम कहते हैं आफरा। आफरा को हम साइंटिफिक भाषा में ब्लोट भी कहते हैं। तो पशुपालक भाई इस बीमारी से भली भांति परिचित है। ये अत्यंत ही जानलेवा बीमारी है। कई बार पेट में इतनी ज़्यादा गैस भर जाती है जिससे कि पशु की तुरंत सांस रुकने से मृत्यु हो जाती है। तो इसकी जाँच, इसका रोकथाम, इसका कारण, ये संपूर्ण चीज़ें आपको जानना आवश्यक है। पोषक तत्वों के कारण हरे चारे को सर्वोत्तम पशु आहार माना जाता है। ठीक इसके विपरीत चारा कई प्रकार से दूषित होता है, जैसे हरा चारा परजीवियों से और अधिक नमी के कारण रखा हुआ चारा या दाना कवक से दूषित हो जाता है, जिसका सेवन करने से पशुओं में पेट संबंधी समस्याएं होने लगती हैं। तो जो भी पशुपालक भाई के पशु जो होते हैं, अगर आप उनमें अत्यधिक चारा पानी कर रहे हैं, खासतौर पर हरा चारा अत्यधिक खिलाते हैं, तो पेट के अंदर क्या होता है, गैस बनने लगती है और ये गैस जो है पेट के अंदर इकट्ठा हो जाती है चैम्बर में, और यह गैस वो निकलती नहीं है मुंह के माध्यम से, जिसकी वजह से वो जो डायफ्राम होता है, डायफ्राम से प्रेशर पड़ता है, उसके ऊपर दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से जो श्वसन तंत्र की जो प्रणाली है वो प्रभावित होती है, तो सांस लेने में तकलीफ होती है। दूसरा क्या होता है कि जो गैस निकलने की नॉर्मल प्रक्रिया है वो डायफ्राम दबने के कारण हो नहीं पाती, यानी इरेक्टेशन ऑफ गैस का बाहर निकलना रुक जाता है। तो दो चीजें एक साथ हो रही, जिसकी वजह से पशु अत्यंत व्याकुलता महसूस करता है। पशुओं को काफी तकलीफ होती है। पशु बेचैन रहता है, पशु खाना पीना बंद या कम कर देता है, उसे सांस लेने में कठिनाई होती है, पेट में अधिक गैस बनने लगती है, या इसके विपरीत पशु को गोबर नहीं हो पाता और कभी कभी तो पशुओं की मौत भी हो जाती है। अब इसमें त्वरित उपचार करने की आवश्यकता है। इसमें पशुपालक को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। तो क्या पशुपालक कर सकते हैं? तो सबसे पहले आप क्या करें, तो लगभग 500 ग्राम तेल
500 ग्राम तेल में लगभग आप 15 ग्राम ताप दें। इस रेशो का ध्यान रखें आप। इसके अतिरिक्त खाने का सोडा लगभग 50 ग्राम। घरों में हींग मौजूद होती है, थोड़ा सा हींग आप 1 चुटकी डाल दीजिए, अजवाइन वगैरह। इन सबको आप क्या करें, एक में मिला लें और अच्छी तरह पहले फेंटें। मिक्सचर हो जाने के बाद इसको आहिस्ता आहिस्ता आप जो है मुख द्वार से इसको आप पिला दें। इससे क्या होगा कि जो पेट में गैस बनी है, गैस से पशु को थोड़ी बहुत राहत मिलेगी। कई बार इसी से ही पशु जो है ठीक हो जाते हैं। अगर इस स्थिति में भी जो है पशु ठीक नहीं हो रहा है, तब जो है उसको उपचार की आवश्यकता है। पशु चिकित्सक को आप तत्काल उपचार हेतु बुलाएं। जो भी पशु चिकित्सक आपके यहाँ उपचार के लिए आएंगे तो उसमें कुछ दर्द निवारक इंजेक्शन होते हैं और कुछ और दवाएं होती हैं, वो उनको लगाएंगे और उपचार हो सकता है। इसके अतिरिक्त एक दवा और आती है बाजार में, तो एंटी ब्लॉट लिक्विड। आप कहेंगे कि पेट फूल गया है, एंटी ब्लॉट लिक्विड की लगभग 200 ग्राम मात्रा आपको तुरंत पिलानी है। ये आप पिला सकते हैं। इसके अतिरिक्त पशु चिकित्सक एक स्टेप और ले सकते हैं। अगर हमारे कई पशु चिकित्सक भाई भी देख रहे हैं और नए नए प्रैक्टिस में आए हैं, तो वो क्या कर सकते हैं कि जो पेट होता है अगर अत्यधिक फूला हुआ है और जो है स्थिति गंभीर है, तो वो सीधे सीधे जो है बाएं हाथ की तरफ जो पेट का हिस्सा होता है, इसको ऊपर की तरफ से एक फ्रेश जो है 18 गॉज या 16 गॉज की नीडल से पंचर भी कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं ट्रोकेराइजेशन। मैं ये बात पशु चिकित्सकों के लिए कह रहा हूँ। इससे बहुत हद तक जो है गैस निकल आएगी। लेकिन एक अवस्था ऐसी होती है कि गैस नहीं निकलेगी, यानी अगर झाग युक्त उसमें अगर ब्लॉट है तो ये ज़्यादा खतरनाक है। झाग युक्त ब्लॉट के अंदर आप गैस नहीं निकाल पाएंगे, उसमें आपको ट्रीटमेंट ही करना पड़ेगा। पशुओं में खाद्य जन्य विषाक्तता से बचाने के लिए पशुपालकों को सावधानी बरतनी चाहिए। रोगी पशु को तुरंत नजदीकी पशु चिकित्सालय में दिखाएं। किसी भी दवा का प्रयोग पशु चिकित्सक की सलाह से ही करें। ये बीमारी हो ही ना, तो मैं पशुपालक भाइयों से ये विनम्र अनुरोध करूंगा कि जब भी आप हरा चारा दे रहे हैं, विशेष तौर पे वर्षा ऋतु में, तो उस दौरान उसमें हरे चारे में आप पर्याप्त मात्रा में भूसे को अवश्य मिलाएं। रिक्वायरमेंट की बात करें कि उसको कितना आप हरा दे सकते हैं, तो आप लगभग 15 से 20 किलो, अगर वो 5 लीटर के करीब दूध देती है और मीडियम साइज़ की गाय है, तो 15 से 20 किलो हरा उसके लिए पर्याप्त है। अब 15 से 20 किलो अगर आप हरा दे रहे हैं, तो उसमें कम से कम आप 5 से 6 किलो सूखा भूसा उसमें आप अवश्य डालें। इससे क्या होगा कि जो मॉइस्चर है उसमें नमी है, वो सूखे चारे की मदद से जो है बैलेंस हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी, जिससे कि जो है अत्यधिक मात्रा में गैस नहीं बनेगी और पशु में ब्लॉट नहीं होगा। पशुओं को जल भराव वाले क्षेत्रों में चरने के लिए ना ले जाएं। हरा चारा अच्छी तरह से धोकर या साफ करके खिलाएं। सूखा आहार, दाना या चारा साफ स्थान पर रखें। पशुओं को आहार देने से पहले देख लें कि उसमें कहीं किसी प्रकार की फफूंद का प्रकोप तो नहीं हुआ है। पशुओं को समय समय पर कृमि नाशक दवा दें। पशुओं को साफ और स्वच्छ पानी पिलाएं। तो इस चीज का पशुपालक भाई ध्यान दें और वर्षा ऋतु में खिलाने के पूर्व इन सभी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो इस रोग को आप सफलतापूर्वक निस्तारण कर सकते हैं। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088922163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।